नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। निशंक जी उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की राजनीति के एक जाने माने चेहरे हैं। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। हरिद्वार से बीजेपी सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म 1959 में पौड़ी जिले के पिनानी गांव में अति निर्धन परिवार में हुआ। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ वो घर परिवार के कामकाज में परिजनों का हाथ बटाते थे। निशंक छात्र जीवन से ही सामाजिक समस्याओं, देशभक्ति और प्रकृति पर कविताएं लिखते थे। निशंक 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए कर्णप्रयाग से चुने गए। इसके बाद 1993 और 96 में भी इसी सीट से वे विधायक चुने गए। इसके बाद निशंक 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तरांचल विकास मंत्री बनाए गए, लेकिन 2002 में उत्तराखंड की थैलीसैंण विधानसभा सीट से वो चुनाव हार गए। इसके बाद 2007 में इसी सीट से वे चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे और 2009 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने। कुछ ही महीने बाद 27 जून 2009 को वो उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने और 11 सितंबर 2011 तक की सीएम की कुर्सी उन्होंने संभाली। निशंक की लिखी कविता, उपन्यास, खंड काव्य, लघु कहानी और यात्रा साहित्य ने उन्हें हिंदी साहित्य में सम्मानजनक स्थान दिलाया है। उनके साहित्य का अनुवाद जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, तेलुगु, मलयालम, मराठी में भी हुआ है। उनके साहित्य को चेन्नई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। उनके साहित्य पर अब तक कई शिक्षाविद, शोधकार तथा पीएचडी रिपोर्ट लिख चुके हैं। उनकी पहली कविता संग्रह समर्पण का प्रकाशन 1983 में हुआ था। तब से अब तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद उनका लेखन जारी है। ये था निशंक जी का संघर्ष से भरा राजनीतिक जीवन। निशंक जी, समय संवाद में आपका स्वागत है। धन्यवाद। निशंक जी, एक साधारण परिवार से आप पहले शिशु मंदिर में आचार्य बने, फिर विधायक बने, फिर मंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री बने। कैसे रहा है पूरा ये सफ़र? सफ़र तो आप समझ सकते हैं कि मेरा बहुत सामान्य परिवार रहा है। सामान्य क्या, बहुत मुश्किल से हम हाई स्कूल कर पाए। पिताजी क्योंकि माली थे और आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक नहीं थी, तो बहुत 8 किलोमीटर पैदल रोज़ जाना, 8 किलोमीटर पैदल आना, ऐसे तो बहुत मुश्किल से हाई स्कूल किया। और उसके बाद फिर दूसरा सफ़र जो शुरू हुआ वो स्वाभाविक ही है। किसी भी युवा के सामने, किसी छात्र के सामने ऐसी परिस्थितियों में वो अपना रास्ता तय करे तो किन कठिनाइयों और किन व्यवस्थाओं से होकर के उसको गुजरना पड़ेगा, ये तो सोचा जा सकता है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं गरीब परिवार से रहा, अन्यथा मुझे उन कठिनाइयों में जीने का अवसर नहीं मिलता और जिस रास्ते से होकर के मैं इधर पहुंचा हूं, वो रास्ता शायद अनभिज्ञ रहता। निशंक जी, निश्चित रूप से आप उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो लोग गरीबी की हालत में ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपने वो कर दिया। लेकिन ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको ये सब करना है पूरा? अभी भी मुझे ये नहीं लगता कि मैंने कुछ कर दिया। मेरे सामने बहुत कुछ करने को है। मेरा रास्ता, मुझे ये भी नहीं है कि लक्ष्य मेरा कहाँ है। मेरे सामने जो जो चीज़ आती रही है वो मैंने हमेशा करता रहा। मैंने समय को ख़त्म नहीं जाने दिया, एक एक मिनट को मैंने बचाने की हमेशा कोशिश की। मेरी ज़िंदगी का मैंने 24 घंटे में से 20 घंटा तो न्यूनतम मैंने अपनी ज़िंदगी का उसका उपयोग करने की कोशिश की है। हर परिस्थिति में, खराब है, अच्छे है, जो जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे जैसे रहे उन्हीं परिस्थितियों में मैंने उसको संजोने की कोशिश की है। मैं जिस रास्ते से होकर के आया हूँ वो उस रास्ते से बहुत सारे निशंक चल रहे हैं। हर कदम पर कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, बाधाएं हैं, और उससे भी बड़ी चीज़ ये कि जो मन की अकलुषितता है
उस पर चारों ओर चोट करने वाले, उसको कत्ल करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो आपको अपने को बनाए रखना है, और वो भी ऐसा रास्ता है जो राजनीति के टेढ़ी मेढ़े रास्तों से होकर के, कंटीली झाड़ियों से होकर के गुजरता है। ऐसे समय में आपने अपने को भी साबित करना है, अपनी मन को भी बचाना है, और उन चुनौतियों का मुकाबला करना है। तो ये थोड़ा सा कई बार बहुत कठिनाई महसूस होती है, लेकिन हाँ, उसका भी अलग आनंद है। मेरा कहना ये था कि जब भी कोई सफलता प्राप्त करता है, एक बड़ी सफलता प्राप्त करता है, तो कहीं ना कहीं उसको कहीं किसी से प्रेरणा मिलती है। तो आपको वो प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, 2-3 चीज़ें। यदि राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप कहेंगे तो अटल जी मुझे अचानक राजनीतिक क्षेत्र में लाए। मेरा मन नहीं था, मैं सोचता भी नहीं था, परिवेश नहीं था, सोच भी नहीं सकता था। और जब अटल जी, क्योंकि मेरे लिखने से लेकर के वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत बचपन से, जब से मैंने उनके संपर्क में आया, जब से उनको लगा कि ये लिखता है। लेकिन 90 का एक समय ऐसा था जब उन्होंने बुला करके मुझको अचानक कहा कि आपको राजनीति में आना है, और मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने अटल जी को जितना मैं तर्क दे सकता था कि मेरा मन नहीं है, संभव नहीं है, मेरी परिस्थिति नहीं है, और इसलिए जहाँ जिस मिशन में मैं लगा हुआ हूँ वो मेरे लिए ठीक है। लेकिन उन्होंने सब सुनने के बाद कहा कि अच्छा, कह दिया, अब इसके बाद ये मेरी मानोगे? मेरी इच्छा है कि तुमको राजनीति में आना है। तो तब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मैंने उनको जा कर के कहा कि मैं ऐसे ऊहा-पोह की स्थिति में, अटल जी ने मुझको ऐसा कहा। उन्होंने कहा क्या सोचा है? मैंने कहा कि नहीं, राजनीति में गंदगी है और मैं सोचता हूँ कि मैं इसमें मैं आना नहीं चाहूँगा। तो उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ कर के जो कहा, उससे तो मेरी ज़मीन ही खिसक गई थी। उन्होंने कहा कि निशंक, तुमको मैं निशंक के रूप में देखता था, लेकिन तुम भगोड़ू जैसे हो रहे हो, ये मैं कल्पना नहीं करता। एक ओर कहते हो कि राजनीति में गंदगी है, और दूसरी ओर बजाय उसको ठीक करने के वो भागना चाहते हो, तो ये भगोड़ूपन है। ठीक है, राजनीति में ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन जब गंदगी ज़्यादा होती है तो वहाँ यदि एक स्थान पर भी थोड़ा सा साफ स्थान रहता है तो लोगों की नज़र वहाँ भी टिकती है। और फिर इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो मैं कैसे करके मेरे पे छींटे आएंगे। जब सफाई करोगे तो छींटे आएंगे। तो वो दिन था मेरे लिए जब उन्होंने मुझे कहा नहीं, तुम भगोड़ू साबित हो रहे हो। फिर मैंने कहा कि अब जो भी होगा, मैं तुरंत गया अटल जी के पास और मैंने कहा कि आपने जो कहा है, अब आप जिस फ्रंट पर मुझे लगाना चाहेंगे मैं तैयार। और उन्होंने 91 में मुझे फिर कर्णप्रयाग क्षेत्र से कहा कि वहाँ से चुनाव लड़ना है, और मैं चुनाव लड़ा। इतिहास में बहुत कम ऐसा होता होगा कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो मेरी माँ से मेरे पूरे परिवार ने मेरे खिलाफ प्रचार किया। वोट ही नहीं दिया, खिलाफ प्रचार किया कि वो वोट खराब मत करना, उसको वैसे ही उठा रखा है। माँ ने प्रचार सब वो किया जी, परिवार के लोगों ने भी कहा, जब परिवार के लोग, हाँ सभी लोगों ने जी, कि भाई वो वैसे ही उठा रखा है, वो अपनी वोट उनके लिए खराब मत करना, शिवानंद जी को ही वोट देना है, इसको इस रमेश को वोट दे करके अपना वोट खराब मत करना। और जिस दिन मैं जीता था उस दिन मुझे इस बात की खुशी कम थी, मैं जीत गया। मेरे को ये चिंता ज़्यादा थी कि मेरी माँ क्या करने वाली होगी। पहला चुनाव जब लड़े थे तो आपको भरोसा था कि आप चुनाव जीतेंगे? मुझे इतना भरोसा था कि मैं, ये भी नहीं था कि मैं जीत ही जाऊँगा, लेकिन इतना भरोसा था कि मैं लोगों को समझा लूँगा। और मैं जो पहला चुनाव था मेरा, जब मैं बोलता था तो शिवानंद नौटियाल जी के ही बारे में बोलता था। उनको कहता था इन्होंने सड़क बनाई, ये पुल बनाया, ये बनाया, ये बनाया। तो लोग पहले ये सोचते थे कि ये अपना प्रचार करने के लिए आया है या शिवानंद जी का। तो फिर लास्ट में मेरी यही अपील होती थी कि अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, तो मैं उनके काम को आगे बढ़ा सकता हूँ। अभी तक मैंने ये किया है, अब मैं ये हूँ, और भविष्य में भी आश्वस्त आपको कर सकता हूँ। यदि भरोसा कर सकते हो तो आप मुझ पर भरोसा करो, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। और आपको आश्चर्य होगा उसके बाद किस तरीके से लोग मेरे पीछे, महिलाएं, युवा, इस सीमा तक जुनून हो गया था लोगों में। और मेरे एक ही भाषण था, बहुत अच्छा किया है, मेरे वो प्रेरणा के स्रोत हैं, अब मुझको मौका दीजिए, मैं उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। मैं ये भरोसा देता हूँ। और मैं 91 में पहली बार जीत करके आया। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद निशंक जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं निशंक जी। निशंक जी, जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपको काफ़ी उम्मीदें थी आपसे लोगों की, क्या वो पूरी हो पाई थी? देखिए, मैं 97 में उत्तर प्रदेश का पर्वतीय विकास मंत्री बना, और उत्तर प्रदेश में रहते हुए पर्वतीय विकास मंत्री बना। मैंने पूरे हिल का पर्वतीय क्षेत्र का एज ए वुड बी चीफ मिनिस्टर उसको मानते थे, क्योंकि पूरा नियंत्रण, पूरा अर्थ भी जो बजट है उसका अलग से ही पेश होता था योजना आयोग भारत सरकार में। लोगों का आरोप ये है कि जब आप कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री थे और उस समय उत्तराखंड और यूपी एक था, तब हमेशा पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की बात करते थे, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बन गए तो वो विकास नहीं हो पाया जो लोगों को आपसे उम्मीद थी। वो उनका होगा जो दिल्ली में बैठते होंगे। जो उत्तराखंड की धरती पर रहने वाला कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बोला भी नहीं होगा। ये दिल्ली में बैठे रहने वाले जो कपोल कल्पित बातें करते हैं, एयर कंडीशन बंगलों में बैठे रहने वाले, केवल गोटियां बिड़ाने वाले, वो कह सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहते हुए भी मैंने बहुत काम किया। उसके आंकड़े बताते हैं कि मैंने रात दिन एक किया। और उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री रामप्रकाश गुप्ता जी के साथ बना, तो भी मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज भी उत्तर प्रदेश के लोग याद करते हैं मेरे संस्कृति मंत्री रहते हुए काम को। जब मैं राज्य का पहला वित्त मंत्री बना तो मैं कह सकता हूँ कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, पर्वतीय श्रृंखला के हिमालय के जितने भी राज्य हैं, उनमें आज भी जो न्यू वित्त मंत्री के रूप में मैंने रखी, वह आज भी नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर नहीं है। आर्थिक दृष्टि से मुख्यमंत्री बनते हुए जो काम मैंने किए, वो योजना आयोग, नीति आयोग का चार्ट ये कहता है कि राज्य बनने से लेकर के आज तक, चाहे जीएसडीपी में हो, एनएसडीपी में हो, वित्तीय प्रबंधन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, औद्योगिक क्षेत्र का हो, और चाहे वो पूंजी निवेश का हो, अच्छा बेरोजगार को रोजगार देने का हो। मेरे ही समय में मैंने शिखर को चूमा है 9 और 10 के वर्ष ने। तो कोई ये कह ही नहीं सकता। मैंने अटल खाद्यान्न योजना चलाई, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। कोई गरीब भूखा पेट नहीं सो सकता मेरे राज्य में, ये अभियान था मेरा। उत्तराखंड में आपने विकास किया, जैसे कि आप कह रहे हैं, लोग भी मानते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि अचानक आपको हटा के खंडूरी जी को बना दिया गया मुख्यमंत्री? वो ये काम तो राज्य का। देखिए, मैंने अपनी पार्टी को समय दिया है, मैंने पार्टी को जीवन नहीं दिया है। जीवन मेरे साहित्य के लिए है, लेकिन जिस समय तक भी मैंने समय दिया है, मैं पूरी मुद्दत और ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। ये पार्टी का अपना निर्णय है। पार्टी ने जिस दिन मैं चीफ मिनिस्टर बना, उस दिन भी मुझे पता नहीं था कि मैं चीफ मिनिस्टर बन रहा हूँ। जिस दिन मुझे चीफ मिनिस्टर हटा करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, उस दिन भी मुझे पता नहीं था कि मुझे हटाया जा रहा है। मेरा जिस मोर्चे पर आप मेरा उपयोग करना चाहते हैं वो करें, लेकिन हाँ, जब भी जिस मोर्चे पर आपने मुझको खड़ा किया, मैंने रिजल्ट दिया है। कुंभ की अगर बात करें तो कुंभ हुआ निश्चित रूप से बड़ा एक का आयोजन था, कार्यक्रम था, ठीक है। उसके बाद भी राजनीतिक दलों ने आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कभी नहीं लगाए। ये उन लोगों का है जो षड्यंत्रकारी थे। मेरे समय में पहली बार 80% स्थायी काम हुई। पहले 80% अस्थायी होते थे और 20% स्थायी होते थे। मेरे समय में पहली बार इतिहास में 80% स्थायी काम हुए जो दिख रहे हैं। दूसरी बात, वो तो सारे विश्व का इतिहास बना है। आज अमेरिका का विश्वविद्यालय मैनेजमेंट कुंभ पढ़ाता है। जिन लोगों ने उल्टा सुल्टा कहने, उनको इस चीज़ की तो नोबेल पुरस्कार न मिल जाए, कोई बात नहीं, कहते हैं। लेकिन उनको हरीश रावत जी ने ज़रूर ये कहा था, और मैंने उनको ये कहा था कि यदि आप कुंभ पर उंगलियां उठाने की कोशिश करोगे तो मैं नहीं, वहीं की जनता आपको जवाब देगी। जब मुख्यमंत्री आप थे तब भी आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मैं तो उनको ढूंढता हूँ जो ये बोलते हैं, मैं तो उनको ढूंढता हूँ। बताइए ना, आप बता दीजिए, एक व्यक्ति बता दीजिए किसने बोला और मेरे सामने खड़ा कर दीजिए। कांग्रेस के एक नेता ने ऐसे शब्द कहा कि आपने, मैं वहीं उसको कहा तो उसमें मानहानि का मुकदमा करता हूँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, हमने तो कभी आप पर आरोप ही नहीं लगाए। आप मुख्यमंत्री रहे, क्या आप संतुष्ट हैं कि जो आपने कार्य कराए उससे ज़्यादा भी और कुछ करा सकते थे? नहीं, मैं जितना करा सकता था, मैं 24 घंटे में से 20 और 22 घंटा था मेरा, केवल 2-2.5 घंटा किसी ने कभी मुझे सोते हुए देखा भी नहीं होगा।
और ऐसा नहीं था कि केवल मेहनत कर रहा था, मेरी पूरी टीम मेहनत कर रही थी। मेरे ब्यूरोक्रेसी जो आज कहते हैं, ये कहना नहीं मानते, किसी का हिम्मत नहीं थी। यदि निशंक जी ने कह दिया, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि 12:30 बजे मिलो किसी अधिकारी को, तो मेरे पीएससी इतना ज़रूर पूछता था कि रात की 12:30 बजे या कल, क्योंकि सब मन से तैयार रहते थे। 12:30 बजे रात को भी बुलाया जाएगा तो 2 बजे भी। हमने मिशन पूर्वक काम किया, किसी के चेहरे पर शिकन भी नहीं थी, क्योंकि जानते थे कि जब चीफ मिनिस्टर सुबह उठ करके 6 बजे से रात की 2-2 बजे तक काम कर रहा है, तो हमने काम किया और उसका रिजल्ट दे। जो मैं कह रहा हूँ उसका रिजल्ट नीति आयोग है, भारत सरकार का योजना आयोग है, जो ये साबित करता है कि निशंक जी के समय में शिखर पर वो राज्य था। जिस तरीके से आपका व्यक्तित्व है, आप साहित्यकार भी हैं, राजनीति में सफलतम व्यक्तियों में आपका नाम आता है, फिर भी कहीं नहीं लगता कि पार्टी को जो देना चाहिए, पार्टी को जो पद हो या महत्व हो देना चाहिए, कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नंगे पांव घर से चला, बहुत गरीबी के दिनों में मैं ग्राम प्रधान बनने की सोच नहीं सकता था। इस पार्टी ने मुझको यंग एज में 2 बार उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया। मेरे साथ 3-3, 4-4 राज्य मंत्री होते थे। इस पार्टी ने पहला यंग अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया उत्तराखंड का। इस पार्टी ने मुझे यंग एज में चीफ मिनिस्टर बनाया, मैं 50 वर्ष में चीफ मिनिस्टर बन गया। इस पार्टी ने मुझे यंग एज में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इस पार्टी ने मुझे हरिद्वार से लोकसभा में ला करके एक महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन बनाया। राजनीति में हैं और साहित्यकार भी हैं, राजनीति और साहित्य में जो द्वंद्व होता है वो आपके दिमाग में नहीं चलता रहता है? एक शालीनता है, एक चतुराई है। लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है कि मैंने शालीनता को खोया नहीं, मैंने अपने मन को बचाया है, और मैंने मन को बचाने के लिए कीमत भी चुकाई है। लेकिन कीमत चुकाई है ताकत के साथ, मन को जाने नहीं दिया है। तो अभी जो धरोहर है मेरे पास वो मेरे सुरक्षित हैं, और इसलिए जो राजनीति में मेरे को कुंठा होती है, मैं अब मेरी कहानियों में, कविताओं में उस चीज़ को मैंने कभी कुंठा को आने ही नहीं दिया है। जो घटनाएं मेरे सामने घटित होती हैं उस वही पात्र मेरे होते हैं। इसलिए जब मेरी विभिन्न भाषाओं में कहानियाँ होती हैं, लोग कहते हैं आपने तो तमिलनाडु के गाँव में जैसे बैठ करके कहानी लिखी है। क्यों नहीं लिखूँगा मैं? आदमी तो सब जगह एक ही है। आप कभी भी रहे हैं, कुछ कविता की 2 लाइनें दर्शकों को भी सुनाइए। जो कलाम साहब ने मेरी एक किताब का लोकार्पण किया था, ए वतन तेरे लिए, उसकी जो कुछ पंक्तियाँ वो गुनगुनाते थे, मैं उनको आपको आपके माध्यम से अपने मित्रों को बांटना चाहूँगा। मेरी कुछ पंक्तियाँ थी जिसमें मैंने लिखा था कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। ये 4 पंक्तियाँ वो गुनगुनाते थे, और उसके आगे की 4 पंक्तियाँ थी कि क्या है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूँ ए वतन, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। आपसे बातचीत का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी। निशंक जी, हम बात कर रहे थे साहित्य पे और राजनीति पे। आप साहित्यकार भी हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं आप, लेकिन उत्तराखंड में साहित्यकारों के लिए कुछ ऐसा नहीं हुआ अभी तक। मैंने अपने समय में उत्तराखंड में एक तो हिंदी अकादमी को स्थापित किया, दूसरी भाषा अकादमी को स्थापित किया, और हम लोग चाहते थे कि वो उभरे, वक्त आएगा, और मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड पूरे देश के साहित्य का बड़ा केंद्र बनेगा। मेरा इशारा है कि उत्तराखंड में कोई न कोई पुरस्कार की बात होनी चाहिए थी, जैसे कि चर्चा थी कि उत्तराखंड सरकार भी कोई ऐसा पुरस्कार की घोषणा करेगी जिस तरीके से एस भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। हाँ, वो शुरू नहीं हुआ, मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत है। और हम लोगों ने जो प्रस्तावित किया था, क्योंकि हिंदी अकादमी स्थापित करना, भाषा अकादमी स्थापित करना, कला केंद्र स्थापित करना, उसके साथ साथ हम लोग इसको, क्योंकि पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के नाम पर हमने पुरस्कार सुनिश्चित किया था। पीताम्बर दत्त बर्थवाल पहले डिलीट हैं हिंदुस्तान के, उसी धरती से आई हैं, और वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि उत्तराखंड में
रामगढ़ में लिखी थी। महादेवी वर्मा जी रामगढ़ में रही है। सुमित्रानंद पंत जी का तो वो घर ही रहा है। चंद्रकुंड बोरताल जिसको छायावती कवि कहते हैं और हिमालय का कवि कहते हैं, उसका जन्म उधर होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरीके से हम लोग उसको करेंगे, लेकिन मैंने इस गवर्नमेंट से भी कहा कि उसको थोड़ा सा उभारें। आपने राजनीति में हरिद्वार को क्यों चुना कि जबकि आप पहाड़ी इलाके से आते हैं, हरिद्वार को मैदानी इलाका कहा जाता है? नहीं, मैंने नहीं चुना। और मैंने कहा ना कि पार्टी मेरे को जहाँ खड़ी कर देती है। चुना मैंने डोईवाला को। जब डोईवाला से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसको मैंने चुना, जिद करके चुना। उसके पीछे भी जिद ये थी कि जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं, ये जब वहाँ आंदोलन में गए तो ये उल्टा सुल्टा मेरे बारे में कहते थे। और ये कहते थे ये निशंक जीतता है तो वो पहाड़ से जीतता है, पहाड़ के बोले वाले लोग हैं। तो मैंने कहा कि केजरीवाल जी, मैं इस समय यहीं आकर के चुनाव लड़ूंगा। और मैं उनकी जिद पर डोईवाला से चुनाव लड़ा और ये मेरे खिलाफ चुनाव में प्रचार करने के लिए गए थे और मैं जीत के आया। हरिद्वार को माना जाता है कि देवलोक का एक द्वार है, हरिद्वार से शुरुआत होता है, लेकिन उसके बाद भी अभी हरिद्वार का वो विकास नहीं हो पाया। देखिए, हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाने में मेरी ही भूमिका रही, अटल जी को समझाने में। हरिद्वार और उधम सिंह नगर पहले उत्तराखंड में नहीं मिल रहा था। मैं उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में था और मैंने उसका विरोध किया, बल्कि एक समय तो ऐसे भी आ गया था मैं कैबिनेट से इस्तीफा दे करके मैंने कहा कि मैं, क्योंकि वो द्वार है, यदि उत्तराखंड महल दे दें और द्वार को छीन दें तो ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए आडवाणी जी को और अटल जी को मैंने समझाया कि ये नहीं हो सकता। और दोबारा आपको याद होगा कि पहला जो एक्ट आया था उसमें उधम सिंह नगर और हरिद्वार नहीं था। उसके बाद जो दूसरा संशोधित एक्ट आया उसमें हरिद्वार जुड़ा और उधम सिंह नगर जुड़ा। बनारस काशी है, हरिद्वार को भी काशी बोला जाता है। तो बनारस में मोदी जी कोयटा काशी बना रहे हैं, तो हरिद्वार में भी कोई काशी का और विकास होने की कोई संभावना है? मुझे केंद्र सरकार कोई पहल कर रही है? मुझे भरोसा है, क्योंकि हमारी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका हिमालय के प्रति अनन्य प्रेम रहा है, श्रद्धा रही है। हिमालय से वो अनुप्राणित रहे हैं और हिमालय की उन पर कृपा भी है, गंगा और हिमालय की। इसलिए मुझे भरोसा है कि वो कुछ ऐसा काम करेंगे मेरे हरिद्वार के लिए जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप में हरिद्वार में बहुत अच्छा काम होगा। अभी गंगा की बातचीत चल रही थी, गंगा की बात क्या की जाए, प्रधानमंत्री जी गंगा की स्वच्छता के लिए बहुत कुछ योजनाएं उन्होंने ली हैं, लागू करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन गंगा की स्वच्छता या गंगा के लिए जो काम होना चाहिए वो अभी तक धरातल पे कहीं नहीं दिख रहा है। बड़ा काम है ये, छोटा काम नहीं है। ये काम भाषणों का भी नहीं हो सकता, ये काम सरकारी भी केवल नहीं हो सकता, ये काम अनुभूति और मिशन का हो सकता। मुझे याद आता है कि 2010 में मैंने स्पर्श गंगा एक अभियान शुरू किया और गंगोत्री से शुरू किया था। मैंने बाकायदा याद है मुझको, आडवाणी जी को बुलाया था गंगोत्री में और मैंने उमा दीदी को बुलाया, आप आइए, आपके हाथ से गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक इस अभियान को ले जाइए। गंगा आपको बुला रही है और इस अभियान बहुत शुरू हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो मैंने उस समय गंगा स्पर्श गंगा अभियान, जिसमें 2.5 लाख नौजवानों को जोड़ा था। गंगा के लिए सबसे ज़्यादा काम अगर किया है तो निशंक जी ने किया, लेकिन उसके बाद जब गंगा की स्वच्छता की या गंगा के उद्धार की जिम्मेदारी अगर दी गई तो उमा जी को दी गई, आपको क्यों नहीं दी गई? नहीं, उमा दीदी उसकी पात्र हैं, क्योंकि उमा दीदी आध्यात्म से जुड़ी हैं और मेरी पार्टी को लगा होगा कि कहीं निशंक आध्यात्म में हो जाएगा तो राजनीति से कहीं आध्यात्म में ना चला जाए। लेकिन अभी तक धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। वो थोड़ा सा, जब सरकारी स्तर पर काम होते हैं थोड़ा सा वक्त लेते हैं, लेकिन काम मोदी जी का ये जो नमामि गंगे मिशन है ये बढ़ेगा। मैंने तो प्रधानमंत्री जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने खुशी व्यक्त की कि आपने मेरा जो स्पर्श गंगा है उसको इसमें समाहित करके और इसको नमामि गंगे के रूप में किया है। हमारी पार्टी के ही एक नेता से बात हुई, उनका कहना था कि अगर ये अभियान निशंक जी को दिया होता तो इसका रिजल्ट कुछ ज़्यादा दिखता। नहीं, ऐसा भी नहीं है, सबके काम करने का अपना अपना तरीका है और मैं कर ही रहा हूँ। मैं आज भी स्पर्श गंगा में मैंने फिर शुरू कर दिया। मेरे मन में आया कि क्या मैं जब मुख्यमंत्री था और तब मैंने स्पर्श गंगा अभियान लिया और गंगा के प्रति मेरा समर्पण था, तो अब वो सरकार यदि उत्तराखंड की नहीं कर रही है
तो मुझे उस स्तर पर प्रयास करने चाहिए। अभी तक जो गंगा का अभियान चलाया गया, क्या आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि कुछ जो सरकारी स्तर पर अभियान होते हैं वो थोड़ा सा वक्त लेते हैं, लेकिन हाँ, जन जागृति बहुत ज़रूरी है। जब तक लोगों को हम इसमें जोड़ेंगे नहीं, जब तक स्वतः स्फूर्त जो है ये काम नहीं होंगे, तब तक ये अभियान हमारा सफल नहीं हो सकता। निशंक जी, कांग्रेस से 10 विधायक आपकी पार्टी में आए, क्या लगता है कि उन्हीं 10 विधायक को टिकट पार्टी देगी? वो तो पार्टी का निर्णय होगा कि किसको टिकट मिलेगा और किसको। मुझे जहाँ तक लगता है वो मेरिट के आधार पर, क्योंकि हमको सरकार बनानी है, तो जो जीतने में सक्षम होगा तो उसी को टिकट मिलेगा। तो 10 विधायकों के जाने के बाद भी सरकार बनी रही, कहाँ पे चूक हुई? नहीं, चूक तो कहीं भी नहीं हुई, ऐसा नहीं कि चूक हुई है। और वो सरकार उनके 10 विधायक छोड़ने के बाद भी उन्होंने अपना मैनेजमेंट किया। बोगड़ा जी का आरोप था, मेरी उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है इसके लिए स्पीकर और गवर्नर जिम्मेदार हैं। अगर ये लोग सही निर्णय लेते तो सरकार निश्चित रूप से चले जाती। देखिए, स्पीकर तो स्वाभाविक ही है। जब अब आपका बजट जो बिल है वो गिर गया और फिर भी आप कह रहे हैं पास हो गया, और इसलिए नहीं तो उसी दिन सरकार तो चली जाती। उनका आरोप गवर्नर के ऊपर भी था। जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो संवैधानिक संस्था है। अब विधानसभा अध्यक्ष जो बोल देगा वो मानना पड़ेगा, ये तो हाई कोर्ट ने भी कहा। आपकी पार्टी ने कांग्रेस के 9 विधायकों को लिया, मतलब टोटल 10 विधायक आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। उस समय आप लोग उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, नहीं मुख्यमंत्री जब बोगड़ा जी थे, और अब बोगड़ा जी आपकी पार्टी में आ गए, तो क्या उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नहीं, मैं इस सिद्धांत का हमेशा रहा हूँ कि गलत जो भी वो गलत है, आप जांच करो ना, जांच होनी चाहिए, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि हम जो पैसा ले रहे हैं यहाँ के लोगों के विकास के लिए ले रहे हैं। नहीं तो क्या कहते हो, कहना तो यही था उनको। तो आपको लगता है कि ये पैसा सब भ्रष्टाचार? नहीं, लगता नहीं है। क्या क्या उन्होंने वो बताएं, मुझे लगने की बात ही नहीं है। मेरे लगने नहीं लगने से क्या होता है, वो बताएं कि क्या क्या उन्होंने, उदाहरण तो दें। वो विकास का काम हम जहाँ तक लेकर के गए थे, एक कदम आगे नहीं बढ़े वो। निशंक जी, एक बड़ा मुद्दा रहा आपके यहाँ खनन का, और खनन की बात जब आती है, चाहे आपकी पार्टी सत्ता में रही हो चाहे कांग्रेस सत्ता में रही है, एक भ्रष्टाचार का आरोप लगता। तो खनन का ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समय में आप बताएं किस पर आरोप लगा था। तो ये कांग्रेस हमारे आरोप है नहीं कि सुने, बीजेपी में कांग्रेस तो सबसे कही, ज्यादा- कांग्रेस की बात कौन सुनता है। अब कांग्रेस तो केवल यही तो काम किया है, कांग्रेस ने झूठ बोला है। झूठ बोलने के सिवा तो कांग्रेस ने कभी कुछ किया ही नहीं है। परिवर्तन यात्राओं का क्या असर अच्छा दिख रहा है? अच्छा आ रहा है। परिवर्तन यात्रा में मैं बहुत स्थानों से होकर के आ रहा हूँ, लोगों में बहुत अपार उत्साह है, लोग उमड़ रहे हैं। पार्टी इस बार दलित वोटों को रिझाने के लिए भी काफ़ी प्रयास कर रही, उसमें कहाँ तक सफल? देखिए, दलित तो हमारे साथ आ गया, और मैं ये सोचता हूँ कि ये जो ये वोट है, ये जो पिछड़ा वोट है, इसके साथ अन्याय किया ना कांग्रेस ने बहुत। निशंक जी, आप मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, यानी कि जल्दी चुनाव आने वाले हैं, और अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा कोई घोषित नहीं किया। क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना चाहिए जल्दी? अब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो या न हो, ये काम तो मेरी पार्टी नेतृत्व का है। इतना मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी की सरकार लाने का काम हम लोग करेंगे पूरी ताकत के साथ। आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी? इसका कोई ठोस आधार आप बताएं। हाँ, आधार है। पहला आधार तो यह है कि ये जो कांग्रेस की सरकार फेल हो गई टोटली। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, आम आदमी कह रहा है। आम आदमी ही नहीं कह रहा है, जिस पार्टी की वहाँ सरकार है, उस कांग्रेस का जो मुखिया है, प्रदेश का अध्यक्ष, उसने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि सरकार फेल हो गई, स्थान पर बने। तो हम माने कि उत्तराखंड में इस बार 100% बीजेपी सरकार आएगी, निश्चित आएगी, मेरा भरोसा है। क्योंकि इधर मोदी जी हैं, उधर बीजेपी की सरकार आएगी। वो भी उनको समझती है जनता कि जब मोदी जी यहाँ से हज़ारों करोड़ रुपए दे रहे हैं और ये जो कांग्रेस की नाकारी सरकार है उसको तबाह कर रही है, उस पैसे का उपयोग नहीं कर रही है, बर्बाद कर रही है। अभी सीएजी की जो रिपोर्ट आई उसने तो चौंका दिया है, उसने कह दिया यहाँ घोटाला हुआ, यहाँ घोटाला, सीएजी ने कहा है। एक अंतिम सवाल, आपकी एक लंबी राजनीतिक यात्रा है, संघर्ष से भरी राजनीतिक यात्रा है, इस पूरी यात्रा में कोई ऐसा क्षण बताइए जिसने आपको विचलित किया हो, और एक ऐसा कोई क्षण जिसने आपको बहुत आनंदित किया हो। ये दोनों कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
बहुत समय आप समझ सकते हैं कि जिन परिस्थितियों से होकर के हम तो मौत के को भी चुनौती देते हुए हम आगे बढ़ते रहे हैं हमेशा। और आनंद के क्षण ये हैं कि जिस काम को किया है उस काम को रिजल्ट मिला है, लोगों ने उसको स्वीकार किया है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पूरी दुनिया मुझे बहुत प्यार करती है। धन्यवाद निशंक जी, आपने हमें समय दिया। ये थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाक रूप से रखा। उनका स्पष्ट मानना है कि इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड। सहारा प्रणाम।